अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। दी वॉइस ऑफ उमेर एपिसोड 5 में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। जिस तरह से आप जानते हैं कि दी वॉइस ऑफ उमेर नाम से एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें देश भर के या गुलबर्गा के इश्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं। आज एपिसोड 5 में हमने ये सोचा है कि जो आवाम के दिमाग में, जो जहन में 5 सवाल जो कि बड़े सवाल चल रहे हैं, उस पर हम आप तमाम के सामने रखें और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम ये वीडियो हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, हुकूमत हिंद और साथ ही साथ कर्नाटका गवर्नमेंट को, कि इन इश्यूज़ पर भी वो ध्यान दें और इस पर आगे की कार्रवाई करें। जिस तरह से आप जानते हैं, कोरोना एक महामारी के तौर पर पूरे दुनिया में उभर करके आई है, जिससे लड़ने के लिए डॉक्टर्स अपनी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, पुलिसकर्मी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और बार बार लोगों से, अवाम उन्नास से यही अपील है कि वो अपने घरों में रहें। अगर वो बाहर किसी ज़रूरी सामान को या किसी ज़रूरी चीज़ के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो वो मास्क लगाना न भूलें, सैनिटाइज़र्स को यूज़ करना ना भूलें। ये तमाम रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आ रही है, पुलिस कर्मियों की जानिब से आ रही है और डॉक्टर्स की जानिब से भी आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल गुलबर्गा के ताल्लुक से आवाम के दिमाग में ये चल रहा है कि जिस तरह से आज की रिपोर्ट है, 21 अप्रैल की जो रिपोर्ट है, उसमें 30 पेशेंट जो है गुलबर्गा में कोरोना पॉजिटिव के हम लोगों के सामने आते हैं। और बड़ी दुखद बात यह है, बड़ी दुख की बात यह है कि इस महामारी के चपेट में हमने 4 लोगों को खोया है। 4 लोगों की डेथ जो हुई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारे दिल में उसके लिए खेद है और उसका दुख भी हम रखते हैं। लेकिन एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं करना चाहूँगा कि जब आपको पता है गुलबर्गा में 30 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं और 4 डेथ कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई है, ये तो मीडिया बुलेटिन में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से आ रहा है, डीसी साहब की जानिब से ट्विटर के ज़रिए आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? क्यों आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे? क्यों आप मीडिया में उसको पब्लिश नहीं कर रहे? हम जानते हैं किसी की रिपोर्ट को पब्लिश करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन पेशेंट की आइडेंटिटी को छुपा करके रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में इन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है, कोविड-19 के ये शिकार हैं। इस बात का प्रूफ कैसे होगा? इस बात को हम यकीन कैसे जानें? जबकि श्री रामलू साहब ट्वीट किया था जब गुलबर्गा में पहला डेथ हुआ कि वो पेशेंट की जो डेथ हुई है वो निमोनिया की वजह से हुई है और उनका सैंपल लिया गया है, कोविड-19 के लक्षण उनमें पाए गए थे, इसका सैंपल लिया है और उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। फिर बाद में वो ट्वीट करते हैं कि जो मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, वो कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई है। कल ही का एक पेशेंट जिसकी डेथ हुई है, सुनने में ये आ रहा है सोशल मीडिया की जानिब से, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर हम देख रहे हैं कि वो पेशेंट को डार्किंसंस की डिजीज भी थी और कोरोना पॉजिटिव के लक्षण भी थे। ऐसे में अवाम उन्नास के जहनों में यह सवाल चल रहा है, क्या उनकी डेथ निमोनिया से हुई थी, क्या उनकी डेथ डार्किंसंस डिजीज से हुई थी या उनकी डेथ कोरोना पॉजिटिव से हुई थी? 30 पेशेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 30 में से किसी एक पेशेंट की भी रिपोर्ट ना ही उनके घर वालों को बल्कि मीडिया चैनल्स में भी नहीं आता है, सोशल मीडिया पर भी नहीं आता है। आखिर क्यों? ये सवाल अवाम उन्नास के मन में चल रहा है कि वाकई में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है।
हम जानते हैं कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है। हम जानते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए पुलिसकर्मी के साथ साथ, डॉक्टर्स के साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो रिपोर्ट्स को पब्लिश करें? ये एक पहला सवाल जो अवाम उन्नास के मन में चल रहा है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए डीसी साहब से, गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूं कि किसी एक पेशेंट की, उनकी आइडेंटिटी को छुपा करके, अगर हो सके तो उनकी एज को भी छुपा करके कोई एक पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट को पब्लिश करें, ताकि अवाम उन्नास में इसकी अवेयरनेस है कि वाकई में ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं और गुलबर्गा में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसके खिलाफ हमें जंग लड़नी है और ज़्यादा मजबूत तरीके से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के हमें इसके साथ लड़ने की ज़रूरत है, ये आप बता सकें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जबकि 30 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के गुलबर्गा में पाए गए हैं और कई लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, क्या उनकी टेस्टिंग हो रही है? क्या गुलबर्गा में रैपिड टेस्टिंग हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि गुलबर्गा में रैपिड टेस्टिंग होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि घर में रहिए, सेफ रहिए, हम इस बात को मानते हैं। हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, गुलबर्गा के हर एक शहरी की जिम्मेवारी है कि अपने घर में रह करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहे। हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो डिपार्टमेंट का सहयोग करे, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करे। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रैपिड टेस्टिंग हो रहा है? क्या हुकूमत कर्नाटका गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है? क्या पीपीई किट्स प्रोवाइड कर रही है? वेंटिलेटर्स की डिमांड जो कि 27 से ज़्यादा की डिमांड गुलबर्गा में है, क्या उसको गवर्नमेंट वो गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रही है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल गुलबर्गा के लोगों के जहनों में यह है कि गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री गोविंद करजोल जी कहाँ हैं? डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका गोविंद करजोल जी, जो कि गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, उनका क्या रोल है? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुलबर्गा विजिट करें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुलबर्गा के जिम्स हॉस्पिटल को विजिट करें, ईएसआई हॉस्पिटल को विजिट करें और फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं वो देखें? कहा यह जा रहा है कि हमने वेंटिलेटर सप्लाई कर दिए, हमने पीपीई किट सप्लाई कर दिया, हमने ग्लव्स सप्लाई कर दिया, हमने मास्क सप्लाई कर दिया। हकीकत तो ये है कि गुलबर्गा जिला के चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सन्मान्य श्री प्रियंक खरगे साहब और जवर की कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सन्मान्य श्री डॉक्टर अजय सिंह साहब ने कई मास्क, सैनिटाइजर्स, फेनाइल और ग्लव्स को डोनेट किया है। 15,000 मास्क को उन दोनों ने मिलकर के डोनेट किया, 7,500 पेयर ऑफ ग्लव्स को उन्होंने डोनेट किया, ब्लीचिंग पाउडर उन्होंने डोनेट किया, फिनाइल उन्होंने डोनेट किया। क्या सीएम ऑफ कर्नाटका वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं? गुलबर्गा के हॉस्पिटल में वो वॉरियर्स के लिए जो अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना पेशेंट्स के साथ में खड़े रह करके उन्हें उस बीमारी से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, क्या उनके साथ जस्टिस हो रही है? क्या उनके साथ इंसाफ का मामला पेश किया जा रहा है? अगर फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वॉरियर्स के लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम इस महामारी से लड़ पाएंगे? पुलिस कर्मियों को हम देख रहे हैं कि बिना ग्लव्स के वो सड़क पर उतर करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जब उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना जा रहा है, वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन क्या पुलिस कर्मियों की सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? गोविंद करजोल साहब से मेरा सवाल है, क्या पुलिस कर्मियों को ग्लव्स देने की जरूरत नहीं है? क्या पुलिस कर्मियों को हाइजीनिक फूड देने की जरूरत नहीं है? क्या पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है? हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के पास सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं है। वो अपने खुद के पैसों से, अपने जेब के पैसों से अपनी परवाह के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पैसों से ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गोविंद करजोल साहब अभी भी बैंगलोर में रह करके या अपने घर में रह करके
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसी साहब से मालूमात करेंगे, डीएचओ साहब से मालूमात करेंगे कि वहां पर सब कुछ कैसे चल रहा है। आपको जरूरत है कि आप गुलबर्गा पहुंचे, गुलबर्गा पे पहुंच करके ग्राउंड में उतर करके आप पुलिस कर्मियों की मदद करें, डॉक्टर्स की मदद करें और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। और गुलबर्गा में कई ऐसे तबके के लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए डेली बेस पर काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते उनके काम उनसे छीने गए हैं। क्या उन्हें फूड किट्स मिल रहे हैं? क्या उन्हें पैक्ड फूड मिल रहा है? इसकी जांच कौन करेगा? इसका सवाल कौन करेगा? अगर गोविंद करजोल साहब यहाँ पर नहीं आएंगे तो उन्हें हकीकत कैसे पता चलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल गुलबर्गा के अवाम में है, जो कि गोविंद करजोल साहब से हम पूछते हैं कि आप इस कोविड-19 के लड़ाई में क्यों इतना पीछे हैं? क्या आपको अपनी जान की परवाह है? क्या आपको उस अवाम की परवाह नहीं है जिन्होंने आपको जिता करके मंत्री पद पर बैठाया और उसी मंत्री पद का फायदा उठा करके, उसी रिलेशन का फायदा उठा करके आप गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर बने हैं? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप गुलबर्गा में आकर के, गुलबर्गा के ग्राउंड्स पर खड़े होकर के गुलबर्गा के लोगों के साथ इंसाफ का मामला करें। और चौथा सवाल, गुलबर्गा के अवाम में यह फैल रहा है कि क्या जो फैसिलिटीज एसडीआरएफ फंड से हमें मिलनी चाहिए हमें मिल रही है? क्या मिल्क सप्लाई के नाम पर जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, क्या उसका मिल्क, उसकी फैसिलिटी हर एक को मिल रही है? आशा वर्कर्स के जरिए, आंगनवाड़ी के वर्कर्स के जरिए दूध को लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा तो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। क्या हकीकत में उन लोगों तक पहुंच रहा है? आशा वर्कर्स की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो हर एक वार्ड में उनके पास डेटा जो है वो इररिलेवेंट डेटा है। कहीं लिखते हैं कि 6 से 7 लैक्टिकेटिंग बेबीज हैं, लैक्टिकेटिंग मदर्स हैं, और कई एक जगह पर 5 से 6 या 10 से 12 प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। माल न्यूट्रिशन बच्चों की जो तादाद उनके पास है वो पेपर में बहुत कम है, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा है। क्या उन्हें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी? क्या सबको ये फैसिलिटीज़ बराबर से मिल रही हैं? और हमने जब मालूमात इस बारे में की तो हमें पता चला कि जो गवर्नमेंट से स्लम एरिया, रिकग्नाइज स्लम एरियाज हैं, उनमें ये फैसिलिटीज दी जा रही है। तो मैं आपको बताता चलूं, गुलबर्गा नॉर्थ में ऐसे कई स्लम एरियाज हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं किया है। गुलबर्गा साउथ में कई एक ऐसे स्लम एरियाज हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं किया है। तो क्या गवर्नमेंट के रिकग्निशन नहीं रहने की वजह से उन्हें उस फैसिलिटी से महरूम रखा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल गुलबर्गा के अवाम के मन में चल रहा है। मैं आपके जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, इस इशू पर आप बात करें, इस इशू को आप संजीदगी से साधें और इस पर काम करें। ऐसे कई एक सवाल हैं जो कि लोगों के मन में चल रहे हैं। हम आपको आपके सामने उन सवालात को पेश करते रहेंगे तो मुझे बागी कहा जाएगा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कहा जाएगा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बयानबाजी करने के जुर्म में शायद कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी जान को बहुत जोखिम में डालकर बड़े रिस्क के साथ ये सवाल हुकूमत से पूछ रहा हूँ, ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूँ, कि गोविंद करजोल साहब से पूछ रहा हूँ कि इस लड़ाई में जब प्रियंक खरगे साहब आगे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह साहब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, मोहतरमा कनीज फातिमा साहब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, अपू गौड़ा साहब भी काफ़ी हद तक फ्रंट फुट पर आकर के इस लड़ाई से लड़ने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उमेश यादव साहब कहाँ हैं? उमेश यादव साहब जो टेस्टिंग सेंटर के इनॉग्रेशन की बात कर रहे थे, टेस्टिंग सेंटर किट को हुकूमत हिंद सेंट्रल गवर्नमेंट से लाने की बात कर रहे थे, उसके बाद से उनका कोई आता है ना पता है कि क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो गुलबर्गा के लोगों के लिए, जिनका वोट उन्होंने लिया, उनके लिए कुछ करें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आज वो लोगों के बीच में रह करके लोगों के मसाइल को हल करें? और पांचवा बहुत बड़ा सवाल, न ही गुलबर्गा पर बल्कि पूरे देश में ये सवाल चल रहा है, जिस तरह से पालघर में 2 साधुओं पर मॉब ने अटैक किया, मॉब लिंचिंग वहां पर हुई, तो ये मीडिया का क्या रोल निभाता है? क्या इसका जिम्मेदार मीडिया है?
मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा, कुछ बात अपनी रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको फैसला करना है कि ये मॉब लिंचिंग के पीछे किसका बड़ा हाथ है। अखलाक को मारा गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर हुकूमत खामोश रही। अशफाक को मारा गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर हुकूमत खामोश रही। पहलू खान को मारा गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर हुकूमत खामोश रही। जुनैद को मारा गया, हुकूमत खामोश रही। ये हुकूमत की खामोशी की वजह से क्या साधुओं पर मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, ये आपको तय करना है। जब अखलाक, पहलू, जुनैद के मॉब लिंचिंग पर अगर हुकूमत ने कड़ा फैसला लिया होता, मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई एक्ट बनाया होता, तो आज जो हमारे साधु, जो हमारे भाई जिनकी मॉब लिंचिंग ने डेथ कर दी, मॉब लिंचिंग में जिसकी मौत हुई, वो क्या नहीं बच पाते? ये सवाल आप अपने आप से करें, अपने आप से आप पूछें कि क्या मीडिया का रोल है इसमें। मीडिया मॉब लिंचिंग को बताता है, उसको जस्टिफाई करता है, कभी गाय के गोश्त के नाम पर, कभी गाड़ी की चोरी के नाम पर ये चीज़ को बताता है। तो क्या लोगों के मन में मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत का जहन नहीं बनेगा? जिस तरह से आज साधुओं पर मॉब लिंचिंग हुई है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन मैं इसका जिम्मेवार हुकूमत को मानता हूँ। मैं गोदी मीडिया को इसके जिम्मेदार मानता हूँ कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स को लोगों के सामने रखा, सिर्फ मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रहा था इसीलिए शायद कोई कानून नहीं बना, सिर्फ मुसलमानों को इसका शिकार बनाया जा रहा था, इसीलिए गोदी मीडिया ने बड़ा इसका प्रोपेगेंडा कर कर लोगों को ये बताया कि ये हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है, जिससे वो समझते हैं कि हिंदू प्रशंसक होंगे, हिंदू बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं आज मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि देखो, अखलाक, पहलू, जुनैद के मॉब लिंचिंग के बाद आज साधुओं की बारी आ गई है। आज वो साधु हैं, कल हो सकता है कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई हो, कोई हमारा हिंदू भाई इसका शिकार हो सकता है। अब तो आप अपने आँख खोल करके अपने जहनों को मजबूत तरीक़े से पकड़ करके, थाम करके इस बात को जान लीजिए कि ये हुकूमत ना ही मुसलमान के लिए काम करती है, ना ही हिंदुओं के लिए काम करती है। ये हुकूमत काम करती है तो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम करती है। ये हुकूमत बल्कि कैपिटलिज्म के फेवर में काम करती है। ये हुकूमत असल में उद्योगपतियों की हुकूमत है। ये नहीं चाहते कि हिंदू खुश रहे, ये नहीं चाहते कि मुसलमान खुश रहें। देश में 300 से ज़्यादा भाजपा के एमपीज़ हैं, कई हज़ारों एमएलएज भाजपा के पूरे हिंदुस्तान में हैं, कई हज़ारों कॉरपोरेटर्स हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि हिंदू ख़तरे में है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जानबूझकर आपको ख़तरे में डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप ख़तरे में रहें, क्योंकि ये डर का बिजनेस कर रहे हैं। जिस तरह से पीके फिल्म में बताया गया डर का बिजनेस क्या होता है, उसी तरीके से ये डर का बिजनेस कर रहे हैं। ये हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से तुम्हारे लिए ख़तरा है। ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान जब तक रहेंगे हिंदुओं को ख़तरा रहेगा। लेकिन जो मॉब लिंचिंग पालघर में हुई, क्या वो मुसलमानों ने की थी? गोदी मीडिया तो इतना बेशर्म हुआ जाता है, इतना बदबख्त हुआ जाता है, इतना जलील होता जा रहा है कि ओए बस ओए को, बस ओए बस को शोएब बस के नाम से, शोएब बस के नाम से जान करके उसको उस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि ये मॉब लिंचिंग मुसलमानों ने की है। जबकि हकीकत ये है कि जिन दोषियों को पकड़ा गया उसमें से 80 से 90% लोग भाजपा के मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, और वो हिंदू हैं। आज हिंदुओं ने हिंदुओं पर वार किया है, इसके जिम्मेदार कौन, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या ये डर का बिजनेस नहीं है? क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ फियर नहीं है? ये इस चीज़ को सोचने की जिम्मेवारी आपकी है। आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है,
शेर की औलाद को शेर होना चाहिए था, ये तो गीदड़ बन गया है। ऐसी बातें फेसबुक पर चल रही हैं, ट्विटर पर चल रही हैं। लेकिन मैं आज उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में कहूँगा, उद्धव ठाकरे बहुत ही क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं। कोरोना के साथ उनकी लड़ाई जारी है, भाजपा के साथ उनकी लड़ाई जारी है। भाजपा आए दिन हुकूमत को गिराने की साजिश करते आ रही है। आए दिन कोरोना पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्रूशल टाइम में बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को लेकर चल रहे उद्धव ठाकरे पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का, बीजेपी का आईटी सेल इसको हवा दे रहा है। भाजपा के आईटी सेल ने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैप्चर कर लिया है। इस एक इशू को लेकर के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत बात यह है, असल बात तो यह है कि आज हिंदू का शिकार करने पर मजबूर हो रहा है। ये गंदी राजनीति को आप समझिए। अगर अब नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। और एक सवाल जो कि लोगों के मन में चल रहा है, अगर हम इसका नंबर देंगे तो 7वें या 8वें नंबर पर आएगा। चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, चितापुर तालुका में एक गांव आता है जिसका नाम राउर। वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। पुलिस परमिशन नहीं देती है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि हुकूमत हमारी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ये कहकर रथ यात्रा निकाली जाती है। कई सौ से लोग वहाँ पर जमा होते हैं और वहाँ के वाड़ी पुलिस स्टेशन के पीएसआई साहब को सस्पेंड किया जाता है। मेरा सवाल गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से है, मेरा सवाल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से है कि उस पीएसआई की क्या गलती, जब अगर मॉब सुन नहीं रहा है, बार बार अपील की जा रही है, जबकि वाड़ी में कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया, 4 वार्ड्स को सील कर दिया गया ताकि वो बीमारी किसी और को ना फैले। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बावजूद लोग अगर नहीं समझते हैं, परमिशन नहीं देने के बावजूद भी अगर लोग नहीं समझकर रथ यात्रा निकालते हैं, तो उसमें पीएसआई साहब की गलती क्या है? अरे हुकूमत को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को चाहिए कि उन पुलिस वालों की मदद करें, उस हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर की मदद करें जिसकी बात को लोगों ने ठुकराया है। जिस तरह से आज उन पर एफआईआर हुए हैं, उन पर एफआईआर के साथ साथ मैं ये हुकूमत से अपील करता हूं कि आप उनका टेस्ट कराइए। कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका जांच कैसे होगा? जब वो टेस्ट होगा तो इसका जांच होगा। 40,000 तबलीगी जमातियों का टेस्ट करने के बाद में 4,000 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। और मैं आपको बताता चलूं, 40,000 में 80 से 85% लोग असिम्प्टोमेटिक थे, उन्हें कोई लक्षण नहीं थे, उन्हें कोई कोरोना के संकेत नहीं थे, बावजूद उसके 4,000 केस निकले हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि राउर के रथ यात्रा में जितने लोग शामिल थे उनका टेस्ट कराइए। हो सकता है उसमें कोई पॉजिटिव है, हो सकता है कि उसमें कोई नेगेटिव है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों का टेस्ट हो वो नेगेटिव निकलें। हम इस महामारी से बाहर निकलना चाहते हैं। गुलबर्गा में 1 महीने से ज़ायद का लॉकडाउन हो चुका है। गुलबर्गा पूरे देश में पहला शहर है जिसमें बहुत जल्द लॉकडाउन के असरात देखने को मिले हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई शहर सबसे फर्स्ट लॉकडाउन हुआ है तो वो गुलबर्गा है। यहाँ पर ज़रूरी है कि रैपिड टेस्टिंग को लाया जाए। राउर में जो रथ यात्रा में जो लोग शामिल थे उनकी टेस्टिंग ज़रूरी है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, उन लोगों की टेस्टिंग करवाइए। और अलन तालुका में जतरा मनाया जाता है। अरे आप लोगों के सामने बहुत बड़ी मिसाल शरण बसवेश्वर टेम्पल की है। इतना बड़ा उत्सव, इतने बड़े पैमाने पर लोग जमा होते हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी बीमारी से हम लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पूज्य श्री शरण बसप्पा अप्पा जी का
जिन्होंने हालात की गंभीरता को देखते हुए तमाम उत्सव के प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया, उत्सव को कैंसिल कर दिया। मैं दिल से सलाम करता हूँ उन्हें, और मैं सलाम करता हूँ जनाब सैयद शाह यदुल्ला हुसैनी साहब को, अलमारूफ निज़ाम बाबा साहब को, और उनके वालिद मोहतरम जनाब सैयद हसन शब्बीर साहब क़िबला उर्फ अखिल बाबा साहब को, कि जिन्होंने ऐसे महामारी के चलते उर्स के तकारीब को कैंसिल कर दिया, जो कि छोटे रोज़े में नदीमुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, जो कि बड़े पैमाने पर होता है, उसको भी रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म की मिसाल देते हुए, भाईचारगी की मिसाल देते हुए, एक तरफ खानवादाए बंदनवाज के जानशीन और उनके बिरादरान अपने तकारीब को कैंसिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महादासोहा पीठाधिपति शरण बसवेश्वर टेम्पल के महापीठाधिपति शरण बसप्पा अप्पा जी अपने उत्सव को कैंसिल करते हैं। जब दो बड़े दिग्गज लोग अपने उत्सव को कैंसिल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े पब्लिक इवेंट्स हैं, तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह से इस पर काम करना है। ये लड़ाई मुसलमानों की हिंदुओं के ख़िलाफ़ या हिंदुओं की मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक महामारी के ख़िलाफ़ है। इसको आप समझें। ये लड़ाई न ही कोरोना के ख़िलाफ़ बल्कि कम्युनल वायरस के ख़िलाफ़ भी है। ये लड़ाई गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ भी है। ये लड़ाई हर वो गंदी सियासत करने वाले राजनेता के ख़िलाफ़ है जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाई करवाते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है कि देश किन परिस्थितियों में चल रहा है। आज की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट में PIL को सुना जाएगा, जिसमें यह रिक्वेस्ट की गई है कि 2 हफ्ते बाद इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करवाई जाए। आज हम इकोनॉमिक संक्रमण में हैं, आज हम लॉकडाउन के संक्रमण में हैं, आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ कम्युनल वायरस से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ उन तमाम राजनेताओं से लड़ रहे हैं जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को संजीदगी से देखें, इस वीडियो का मकसद समझें। इस वीडियो में जो सवाल उठाए गए हैं, इस सवाल को हुकूमत कर्नाटक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वो मदद कैसे होगी? आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो में अपने ख़यालात का इजहार करना है कमेंट्स के ज़रिए। इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि वो CM ऑफ कर्नाटका तक पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करे। और ये वीडियो उन तमाम सेंटर के राजनेताओं तक पहुँचे जो आज कोरोना महामारी से लड़ने का दावा कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड्स पर नहीं लड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कि बहुत कठिन समय से हम गुज़र रहे हैं। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए, आप लोगों के पास जो काम कर रहे हैं उन लोगों का ध्यान रखते हुए उनके साथ मोहब्बत का सलूक पेश करें। उनके घरों में राशन पानी है या नहीं वो देखें। ये उम्मीद से आप सो जाएं कि आपका पड़ोसी भूखा नहीं सो रहा है। वो उम्मीद कब आपके मन में जागेगी? जब आप अपने पड़ोसी से खैर ख्वाही करेंगे, आप अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। हम एक दूसरे के गिले शिकवों को मिटा करके, हम अपने दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैल को हटा करके, साथ में उतर करके इस लड़ाई को लड़ें और देखें कि अपने सोसाइटी में ऐसे कितने गरीब लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी गरीबी का इजहार नहीं कर सकते। बखूबी मैं इस बात को जानता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर फ़ंड देता है, कोई टीम को अगर कोई फ़ंड देता है, कोई एक ग्रुप को फ़ंड देता है, तो वो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उसके फ़ोटोग्राफ्स उन तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें यकीन हो कि आपने जहाँ पर पैसा डोनेट किया है वो वाकई में मुस्तहक़ तक पहुँच रहा है। लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर एक आदमी के साथ एक फ़ोटो लें।
मैं जानता हूँ इस बात को कि आज हमें ज़रूरत है इन फ़ोटोज़ की, वरना ये दिन दूर नहीं है कि जब सेकुलरिज्म के नाम पर लोग अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और लोग पैट्रियोटिज़म के नाम पर अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इस देश में सबसे बड़ी पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जिसको लोग कहते हैं, उन्हें बताने के लिए हमारे पास सबूत होना ज़रूरी है कि इस महामारी में आपका कोई योगदान नहीं रहा, जिस तरह से आपका कोई योगदान आज़ादी की लड़ाई में नहीं था। हम जानते हैं इस बात को ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फेसेस को ब्लर करके सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, या फिर आप जो किट्स बना रहे हैं बल्कि उसी के फ़ोटोज़ लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालें, ताकि आरएसएस के गुंडों को, आरएसएस के गूंज को, आरएसएस के बाइगर्ट्स को ये पता चले कि जब भी इंसानियत की बात आती है तो मुसलमान और उनसे ज़्यादा पंजाबी सिख लोग जो हैं, पंजाबी तो नहीं कहूँगा बल्कि सिख लोग जो हैं, सिख कम्युनिटी जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। आरएसएस नागपुर के हेडक्वार्टर में छुपी रहती है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। अगर किसी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो मास्क को लगा करके निकलिए, हाथ में ग्लव्स पहन करके निकलिए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। और जो नौजवान पतंग उड़ाने में लगे हैं, उन्हें तो जैसे पतंग का महोत्सव लग रहा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ दिनों की बात है भैया, आप अपने पतंगों को अपने घरों में रखिए। आप अपने टेनिस के रैकेट्स को, आप अपने शटलकॉक के रैकेट्स को अपने घरों में रखिए, बैडमिंटन को घरों में रखिए, घरों में रहिए, फैमिली के साथ में रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने उन तमाम मेमोरीज़ को याद कीजिए जो आपने बचपन में क्रिएट की थी, बचपन में आपकी जो मेमोरी बनी थी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए, पुलिस वालों का साथ दीजिए। ये बात को जान करके उनकी भी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगियों को जोखिम में डालकर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। आप अपने लिए अपने घरों में रहिए, अपने परिवार वालों के लिए घर में रहिए और हमारे एपिसोड्स को देखना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इसी के साथ मैं दी वॉइस ऑफ उमेर एपिसोड 5 को इख्तिताम पर पहुंचाता हूं। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।